हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम जीके जीएस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर 20 लेकर आया हूं। यदि आप इसका 1 से लगाए 19 तक का वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न लगाए सारे इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बताइए दोस्तों। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो था वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, ये अंग्रेजी शासक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? बताइए दोस्तों किसने अपनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह, या यहाँ पर दिया गया है आपको इस्माइल आदिल शाह। ठीक है, इन दोनों नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक की सहायता से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह या यूसुफ आदिल शाह को हराया और 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसो डी एल मिराया अल्मेडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर और फ्रांसिस्को डी एल मेडा है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके भी इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। उन्हें 1505 में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को द ग्रेट डोम, यहाँ पर द ग्रेट डोम फ्रांसिस्को के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। द ग्रेट डोम फ्रांसिस्को के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस प्रकार इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है दोस्तों? बताइए। भार का पता चलता है, आकार का, ताप का, दूरी का, किसका पता चलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। घड़ी साज के घड़ी बारीक पुर्जों को देखने के लिए उसका किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। घड़ी साज के, यहाँ पर घड़ी जो होते हैं जो हमारे घड़ी पहनते हैं, तो उसके घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर होगा लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा में है। और ये पार्श्वनाथ, विश्वनाथ और कंदिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा विश्वनाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि विश्वनाथ मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में। और ये जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर वो उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट। हजरत बल दरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
यहाँ पर दिया गया हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में डल झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह एक मुस्लिम दरगाह है और इसे कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर दर्पण का दृश्य क्षेत्र समतल दर्पण से ज्यादा होता है। उत्तर दर्पण में छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को आसानी से देखा जा सकता है। उत्तर दर्पण दूर की वस्तुओं की छोटी, सीधी और आभासी छवि दिखाता है। उत्तर दर्पण में व्यापक दृश्य क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को फास्ट लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। इन सभी पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। श्वेत प्रकाश जो अपने विभिन्न रंगों में अलग होता है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, या प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, बताइए दोस्तों, किस लिए होता था? तो राइट आंसर है खेत की जुताई के लिए होता था। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेन सांग ने घटी यंत्र का उल्लेख किया है, इसे तुला यंत्र भी कहा जाता था। घटी यंत्र का प्रयोग खेत की जुताई के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पर, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा जलाशय की भूमि, जलाशय की भूमि से संबंधित है। ठीक है, ये शब्द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का मतलब था वह जमीन जिससे मिलने वाला राजस्व गांव के जलाशय के रखरखाव के लिए अलग से तय कर दिया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा अखिल भारतीय किसान यूनियन, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे का नाम था, जो 1936 ईस्वी में शहजाद नंद सरस्वती द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, ध्यान देगा, 1936 ईस्वी में शहजाद, यहाँ पर सहजानंद यहाँ दिया गया है, सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित किया गया एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा सीप किला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जाने से पहले। यहाँ पर दिया गया है सीप किला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा जो हिमालय प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के झांदा जिले से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इंद्रहार दर्रा, यह दर्रा धर्मशाला के पास है और समुद्र तल से 4342 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कांगड़ा और चंबा जिलों के बीच सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड आइए इसके जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसको देख लेते हैं हम। तेंतु दर्रा, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। कुगती दर्रा है, इसकी ऊंचाई 4961 मीटर है। छोबिया दर्रा, इसकी ऊंचाई 4934 मीटर है। दराटी दर्रा, इसकी ऊंचाई 4720 मीटर है। तमसा दर्रा, इसकी ऊंचाई 4572 मीटर है। कुंजम दर्रा, इसकी ऊंचाई 4520 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। एक है बारह लाचा दर्रा, इसकी ऊंचाई 4551 मीटर है। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को याद रखिए दोस्तों, इसमें से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जवाहर सुरंग को किस दर्रे के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा बनिहाल दर्रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है जवाहर सुरंग, जिसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर में निचले हिमालय में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में बनिहाल दर्रे के नीचे 2194 मीटर 7198 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क सुरंग है। इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों,
आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा 1/6 या 1/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर्षवर्धन के, यहाँ पर दिया गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/6 थी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने अन्य करों को भी कम कर दिया था। हर्षवर्धन के समय में परिवारों को खुद को पंजीकृत करने की जरूरत नहीं थी और लोगों को जबरन श्रम के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट। मौखरी शासकों की राजधानी थी, बताइए दोस्तों। मौखरी शासकों की राजधानी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। मौखरी राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। यह शहर गंगा यमुना के मैदानों में बसा हुआ था। मौखरियों ने 6 पीढ़ियों से ज्यादा समय तक इस शहर से शासन किया। मौखरियों ने उत्तर प्रदेश और मगध के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, बताइए फ्रेंड, बताइए। द राइट आंसर हो जाएगा कांच से। ठीक है, जब प्रकाश कांच से गुजरेगी तो उसकी जो वेग है वो बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग में किस संबंध में किया जाता है, बताइए दोस्तों। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है, तो राइट आंसर होगा वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्म का सिद्धांत कार्य और उस कार्य के पीछे की मंशा से जुड़ा है या इच्छा से जुड़ा है। ये मंशा मतलब मीमांसा ही हो जाएगा। ठीक है, यह सिद्धांत हिंदू धर्म की एक अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न आ गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा भील विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, कौन थे दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील आंदोलन जो हुआ था उसके जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक जो थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर रहेगा परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा 56 फीट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका प्रतिध्वनि तरंगों के किस कारण उत्पन्न होती है, बताइए दोस्तों। प्रतिध्वनि जो होती है तरंगों के किस कारण से उत्पन्न होती है, अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन, किसके कारण होती है दोस्तों, बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, कमेंट में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।